आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का फोटोन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी कुछ दिनों से परेशान हो पा रहे थे, उनकी क्लासेज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से नहीं हो पा रही थी। आज से हमारी पूरी कोशिश है कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को नियमित क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएं। तो आज से आप भी सभी प्यारे विद्यार्थी अभी तक जिनके पास बुक नहीं है वो बुक्स वगैरह ले आओ और नियमित अध्ययन प्रारंभ कर दो। आप तो हम बात करें तो पिछली क्लासों में हमने 1.A चैप्टर के बारे में तो पढ़ लिया था, कोटि घात, व्यापक हल, इन चीज़ों को सॉल्व करना हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे, बात करेंगे चैप्टर 1.B के बारे में। अब हम बात करेंगे चैप्टर 1.B से कंप्लीट। आपके यूनिट नंबर कौन सी है? पेपर सेकंड की फर्स्ट है ये। तो जो चैप्टर 1.B है वहां से लेकर जो आपके चैप्टर कंप्लीट लास्ट तक है वहां तक आप क्या सीखोगे? प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना। अब अपने से कहीं भी कोटि घात वगैरह नहीं पूछेगा। अब आपको 1.B से कंप्लीट लास्ट तक कहीं भी आपको ऐसा अवकल समीकरण दिखाई नहीं देगा। आपको ओनली कैसे अवकल समीकरण दिखाई देंगे? जिनकी कोटि भी एक और घात भी क्या हो? एक हो। चैप्टर 1.B देख लो, चाहे 1.C, 1.D, 1.E, सभी चैप्टर में हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे। अब प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तो उनकी चर्चाएं हम करेंगे। जैसे 1.B में अलग मेथड होगा, 1.C में अलग मेथड होगा। 1% आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इतना ध्यान रखना है कि आज सर ने इतनी स्टडी करवाई है और हमको आज ये बोला है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट्स कर दिया करो कि सर क्वेश्चन नंबर 10 बताओ नेक्स्ट क्लास में। आप मैं बताऊंगा आपको, है ना? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज स्टडी प्रारंभ करते हैं हम। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो परिभाषा लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होते हैं? ऐसे अवकल समीकरण जिनकी कोटि भी एक हो और घात भी क्या हो? एक हो। ऐसे अवकल समीकरण क्या कहलाते हैं? प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण है इनके व्यापक रूप की बात करें या मानक रूप की बात करें तो इनका मानक रूप क्या होता है? जैसे मैंने ले लिया P प्लस का Q dy अपॉन dx इक्वल 0, जहाँ P तथा Q या तो एक्स वाई के फलन है या अचर है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या तो पी क्यू क्या आपके पास एक्स वाई के फलन है या अचर है। तो ये क्या होता है? प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का मानक रूप होता है। समझ में आ गया होगा प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। जैसे मैं बात करूं dy अपॉन dx प्लस का 2x इक्वल 0, कोई आपको पूछे यह अवकल समीकरण कैसा है? इसकी कोटि भी एक है, होल पावर 1 है, घात भी क्या है? एक है। तो हम ऐसे अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण क्या होता है, जिसकी कोटि भी एक और घात भी क्या हो? एक हो। अब हम बात करेंगे चैप्टर 1.B की। देखो चैप्टर 1.B में हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के कैसे अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे? वे अवकल समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सकें। आपको चैप्टर 1.B में सभी चर पृथक किए जा सके, इसका अर्थ क्या होता है वो देखो आप। हम क्या सीखेंगे? व्यावकल समीकरण जिनके चर पृथक किए जा सके। तो लिख दो आप ऐसे अवकल समीकरण
जिनमें dx का गुणांक केवल और केवल x का फलन तथा dy का गुणांक वो केवल और केवल y का फलन हो। तो ऐसे अवकल समीकरण जिनमें dx का गुणांक क्या हो आपके पास, केवल और केवल किसका फलन हो, x का, और dy का गुणांक क्या हो, केवल और केवल y का फलन हो। ऐसे अवकल समीकरणों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चर पृथक करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास हम व्यापक रूप की बात करें, मानक रूप की बात करें, जैसे आपके पास से कुछ भी ले लीजिए, आप कोई जरूरी नहीं है फल लो आप, जैसे आपने q1x ले लिया dx प्लस का q2y dy इक्वल 0। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास देखो प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है, क्योंकि कंप्लीट में आप dx का भाग दोगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx, कोटि भी एक होगी, घात भी क्या होगी, एक होगी। यहाँ dx का गुणांक किसका फलन है, q1x, q1 किसका फलन है, x का, dy का गुणांक किसका फलन है, y का। तो यह एक ऐसा अवकल समीकरण है जिसको चर पृथक करके हल कर सकते हैं। कहने का इस अवकल समीकरण में क्या है, चर पृथक है, तो इसको जो चर पृथक किए जा सके उस वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे 1.b में सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जी जिनमें dx का गुणांक क्या होगा, x का फलन, और dy का गुणांक क्या होगा, y का फलन। ऐसे अवकल समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं, समाकलन करके। आप दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, q1x dx इंटीग्रेशन q2y dy, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा 0 का, तो इंटीग्रेशन 0 होता है, लेकिन अनिश्चित समाकलन है तो क्या आ जाएगा c। यह दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, व्यापक हल है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं इतना सा बोलना चाह रहा हूं कि जो 1.b चैप्टर है उसमें आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, उनमें भी वो जिनके चर पृथक किए जा सके। चर पृथक करने के लिए आपको क्या करना है, dx का गुणांक x का फलन लेना है, dy का गुणांक y का फलन लेना है और समाकलन करना है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि जब अवकल समीकरण ज्ञात करना हो किसी समीकरण से तो अवकलन करना पड़ता है, और जब अवकल समीकरण को हल करना हो तो क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो चर पृथक करेंगे, समाकलन कर देंगे, अवकल समीकरण का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल बात है। अब हम चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही इजी सा चैप्टर है आपके चैप्टर 1, लेकिन आपको क्रम से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं डायरेक्टिव। दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा आपके पास, दिया गया अवकल समीकरण देखिए आप, dy अपॉन dx और इक्वल क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आपके कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। समझिए बेटे ध्यान से, आप सभी प्यारे विद्यार्थी देखते समझ जाएंगे। प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। तो आप देखोगे क्या इसमें चर पृथक हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, क्योंकि आप देखो dy के साथ तो कौन से पद लेके आ सकते हो, y वाले, और dx के साथ कौन से पद लेके आ सकते हो, x वाले। तो लिख देना चर पृथक करने पर। एग्जाम में कैसे आपको सॉल्व करके आना है वो लैंग्वेज भी लिखा रहा हूँ मैं आपको।
तो चर पृथक करेंगे, चर पृथक कैसे होंगे, dy के साथ तो कौन से पद लोगे आप, y वाले, और dx के साथ कौन से पद लोगे, x वाले। ये सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है। सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो dy और dx को खा लेना है ऊपर। तो चर पृथक कर दिए। अवकल समीकरण को सॉल्व करना है तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, tan इनवर्स y, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x। एक बात का ध्यान रखना, वैसे अनिश्चित समाकलन कांस्टेंट आएगा, लेकिन वैसे सामान्यतः कांस्टेंट क्या लेते हैं, c लेते हैं। लेकिन यहाँ जो बुक है इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, फिर आगे भी सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। तो जैसे दो इस यहाँ सभी पद किसके आ रहे हैं, tan इनवर्स के आ रहे हैं, तो आपको जो कांस्टेंट लेना है वो भी किसके पदों में लेना है, tan इनवर्स के पदों में। यदि लोग आ रहे हो तो आपको कांस्टेंट है वो भी किसके पदों में लेना है, लोग के पदों में। कैलकुलेशन आगे इजी हो जाए इसलिए लेते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे सभी प्यारे विद्यार्थी, तो क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस का tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स c। सभी प्यारे विद्यार्थी फॉर्मूला जानते होंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस का b अपॉन 1 प्लस ab। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy और इक्वल क्या आएगा, tan इनवर्स c। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो क्या आएगा आपके पास y माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई इक्वल c। सॉल्व करेंगे y माइनस एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, c 1 प्लस एक्स वाई। तो लिख देना यह दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है, यह दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। और एग्जाम में कुछ भी लिख के नहीं आना आपको फालतू, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन की चर्चा और करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेथड आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक तो इतना पता होना चाहिए फिक्स है। चैप्टर 1.b में सभी क्वेश्चन कैसे हैं, चर पृथक्करण वाले, वेरिएबल सेपरेशन वाले। तो आपको चर पृथक करने हैं और इंटीग्रेशन करना है और आपका आंसर आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास जो दिया गया अवकल समीकरण है 1 माइनस का x dy और यहाँ से क्या दे रखा है, माइनस का 3 प्लस वाई और dx इक्वल कितना दे रखा आपके 0। ये दे रखा है क्वेश्चन, सॉल्व करना है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है पहले आपको क्या करना है, चर पृथक करना है। यही मेथड समझाया मैंने अभी। तो चर पृथक कैसे करोगे आप, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। देखो आप इसको बराबर में लेके जाओगे, बराबर में लेके जाओगे, फिर dx के साथ कौन से पद लोगे आप, x वाले, dy के साथ y वाले पद। तो dy अपॉन तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई और यहाँ dx अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको बराबर में लेके गए। चर पृथक करना है, dy के साथ y वाले पद तो डिवाइड में आएगा और ये dx के डिवाइड में आएगा आपके पास। अब दोनों पक्षों का क्या कर दोगे आप, समाकलन। तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करोगे आप बोथ साइड, तो आपके पास क्या आएगा वो समझो आप, dy अपॉन तो क्या आ गया आपके पास 3 प्लस वाई और dx अपॉन क्या आ गया 1 माइनस एक्स। इंटीग्रेशन सभी प्यारे विद्यार्थियों को आता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स। ये इंटीग्रेशन समझ लेना ध्यान से, क्योंकि अवकल समीकरण को सॉल्व करना है तो समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन आप लोगों को आना ही चाहिए। यहाँ देखो आप 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, तो वहाँ से लॉग 3 प्लस वाई होगा, वही लॉग होगा। एक्स के पहले माइनस है तो माइनस भी आएगा। दोनों पद लॉग के रूप में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट भी आपको किसके पदों में लेना है, लॉग के पदों में। आगे कैलकुलेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं सभी प्यारे विद्यार्थी। आप इधर लेके आओगे log 3 प्लस वाई, इधर लेके आओगे तो प्लस का log 1 माइनस एक्स इक्वल log c। log m प्लस log n क्या होता है, log m डॉट n होता है। तो 1 माइनस एक्स इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास log c। log कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आएगा 3 प्लस वाई 1 माइनस एक्स इक्वल c।
आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा आपके पास, ये तो 3 होगा और वो क्या आएगा माइनस का 3x, ये प्लस का y होगा और माइनस का क्या होगा xy इक्वल c। सभी प्यारे विद्यार्थी बताइए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा y माइनस 3x माइनस का xy, इधर लेके जाओगे तो ये क्या होगा आपके पास c प्लस 3, और इसको नया कांस्टेंट क्या नाम दे सकते हो, c डैश लिख देना। यह दिए गया अवकल समीकरण का व्यापक, क्योंकि c भी कांस्टेंट है 3 भी कांस्टेंट है, तो आप इसको नया कांस्टेंट क्या नाम दे सकते हो, c डैश। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आगे देखो, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़े मैं टफ क्वेश्चन करवा दूं क्या आप लोगों को, तो मैं थोड़े से टफ, एक क्वेश्चन 3 तो देख लो, फिर थोड़े से 1-2 मैं टफ क्वेश्चन ले लेता हूं। तो हार्ड क्वेश्चन अभी तो इजी देख लेते हैं क्वेश्चन। और जैसे दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण आपके पास क्या दे रखा है, x cos स्क्वायर y dx, और यहाँ से दे रखा है माइनस का y cos स्क्वायर x dy इक्वल 0। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को आना चाहिए। वही सबसे पहले आप चरफर तक करोगे। तेज बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इस बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को आना चाहिए। तो लिख दूँ क्या मैं डायरेक्ट ही, तो चरफर तक करेंगे तो क्या आएगा वो देख लो। देखो यहाँ इसको एक दो और लिख दो आप, यदि लिखना चाहो तो। पहले आप इसको इधर ले जाइए, x cos स्क्वायर y dx, यहाँ से क्या आएगा y cos स्क्वायर x dy, यही होगा, इक्वल में लेके जाओगे। अब लिख दीजिए आप चरफरता करने पर, तो चरफरता करोगे, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है dx के साथ ओनली कौन से पद आएंगे, x वाले आएंगे, तो cos स्क्वायर x कहाँ पर आएगा, अपोन में आएगा dx। dy के साथ कौन से पद आएंगे, y वाले। आगे सॉल्व करेंगे, 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो 1/cos sec होता है, तो sec स्क्वायर y dy। अब दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों पक्षों का समाकलन करोगे आप, इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x dx, यहाँ से क्या आएगा इंटीग्रेशन y sec स्क्वायर y और dy। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यह इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, u डॉट v वाला काम करेगा। सबको आता है u डॉट v का इंटीग्रेशन कैसे करते हो आप, u को बाहर लेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस, फिर u का क्या करते हो आप, अवकलन, v का क्या करते हो, समाकलन, फिर कंप्लीट का भी क्या करते हो आप, समाकलन। वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो u डॉट v होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ देख लो आप सभी प्यारे विद्यार्थी। u को बाहर लेते हैं, v का समाकलन करते हैं, माइनस, फिर u का अवकलन करते हैं, v का समाकलन करते हैं, और फिर कंप्लीट का भी क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन करते हो। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है u डॉट v कैसे मानते हैं, या फर्स्ट सेकंड बोल दो, आइलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पहले से पता है u किसको माने, v किसको माने, वो आइलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं। आइलेट में i क्या होता है, इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, l क्या होता है, लॉग फंक्शन, a एल्जेब्रिक, t क्या होता है, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, i क्या होता है, इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, और e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, चरघातांकी फलन होता है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ i है क्या, यहाँ नहीं है, इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या, इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, ये साइन इनवर्स टेन इनवर्स वाले वो हैं क्या, नहीं है। l है क्या, लॉग फंक्शन, लॉग है क्या बताइए, नहीं है। a है क्या, एल्जेब्रिक, हाँ है, एल्जेब्रिक एक्स वाई जेड वगैरह को बोला जाता है, तो इसको u मान लेना और इसको क्या मान लेना, v, u डॉट v से कर दो, आता होगा सभी को इंटीग्रेशन में, बता दूं डायरेक्टिव, u को बाहर लेंगे, v का समाकलन करेंगे, sec स्क्वायर x का क्या होगा, tan x, डायरेक्टिव बता रहा हूँ मैं, आप आराम से कर लेना। फिर क्या करते हो आप, u का तो क्या करोगे, अवकलन, क्या होगा, x का अवकलन 1, v का समाकलन sec स्क्वायर का tan x, फिर tan x का आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस तो आ जाएगा, tan x का क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन, tan x का समाकलन क्या होता है, माइनस का log cos x
या प्लस का लोगे sec x, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ जाएगा y को बाहर लोगे sec स्क्वायर y का tan y होगा आपके पास, और फिर माइनस y का y के रेस्पेक्ट में 1 sec स्क्वायर y का tan y का करेंगे तो log sec y आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला है ये आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात नोट कर लो, आप सभी प्यारे विद्यार्थी यदि यहाँ सी की जगह log c भी लेते हैं तो वो भी आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन टोटल कैलकुलेशन अपने को पता है सॉल्व नहीं होगी। यहाँ log c लेंगे फिर भी e की पावर वगैरह बनेगा। तो वैसे आप लेना चाहोगे सर आपने यहाँ c कैसे ले लिया, यहाँ भी दो पद log के आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आप log c ले लो, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ओके, आगे देखिए आप, देखो अब हम बात करेंगे, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देख लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ले लिया, कौन सा लें बताइए आप, 4, 5, 6, 7, वैसे सभी इजी हैं, टफ तो कोई है ही नहीं। टफ तो आप आज सॉल्व करोगे फिर मेरे को बताओगे सर ये क्वेश्चन हमारे को नहीं आए, फिर पता लगेगा कौन सा टफ है। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या आपके पास है, dy अपॉन dx इक्वल क्या दे रखा है, e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। दिया गया अवकल समीकरण, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें हम, कैलकुलेशन करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x डॉट e की पावर y और एक्स स्क्वायर e की पावर y। आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, e की पावर y तो आ रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, e की पावर x और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। अब वो वेरिएबल सेपरेशन करोगे आप, चर पृथक करोगे तो क्या होगा आपके पास, dy के साथ तो कौन से पद लोगे, y वाले, तो dy अपॉन तो क्या आ जाएगा, e की पावर y और यहाँ e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx, या e की पावर y को ऊपर और लेके चले जाओ आप, e की पावर माइनस वाई और e की पावर x, ये भी इजी है। दोनों पक्षों का आप क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वो समझो e की पावर माइनस वाई का तो क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस वाई, e की पावर x का e की पावर x, इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स स्क्वायर का, x की पावर n का क्या होता है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, यह क्या आ गया, लिख देना, यह दिए गया अवकल समीकरण का व्यापक हल है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, दिया गया अवकल समीकरण, टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या दे रखा आपके पास से, ए स्क्वायर प्लस का 2ax। सभी प्यारे विद्यार्थियों को सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, चर पृथक करके सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर पृथक करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि dx के साथ तो कौन से पद लेंगे, x वाली, तो x वाली ये भी x का ही पद है और ये भी किसका पद है, x का, तो dx के साथ लेंगे तो क्या आएगा 2ax प्लस ए स्क्वायर, dx को इसके साथ ले लेंगे, ये कहाँ पर आएगा, अपोन में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax और dx इक्वल dy। चर पृथक कर दिए हमने। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आपको चर पृथक करने हैं। इसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन। तो दोनों पक्षों का आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2ax प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x dx इक्वल dy।
या इसको आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस का 2a। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि जब पावर सेम रहती है, जैसे ऊपर भी x स्क्वायर है नीचे भी x स्क्वायर, जो ऊपर भी कोई द्विघाती समीकरण है नीचे भी द्विघाती समीकरण है, तो भागफल विधि काम में आती है। जब ऊपर पावर ज़्यादा रहती है नीचे पावर कम रहती है तब भी कौन सी विधि काम में आती है, समाकलन में भागफल। लेकिन जब जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जब ऊपर तो क्या दे रखी हो पावर कम और नीचे पावर ज़्यादा दे रखी हो आपके पास, तो कौन सी विधि काम में आती है, आंशिक भिन्नों वाली। तो यहाँ भी वही विधि काम आएगी। आंशिक भिन्नों वाली विधि क्या कहती है, जैसे आपके पास यहाँ क्या दे रखा है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस का 2a। पहले इसको आंशिक भिन्नों के रूप में लिखना पड़ेगा, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2a। अब सभी प्यारे विद्यार्थी को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे वही एलसीएम लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, फिर दोनों पक्षों में x के गुणांकों की तुलना करते हैं और कांस्टेंट की तुलना करते हैं। या हम डायरेक्ट भी a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज हम आपको डायरेक्ट ही a और b की वैल्यू फाइंड करना सिखा रहे हैं। डायरेक्ट कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो समझिए आप। जैसे a के अपोन में क्या है, x है, तो यहां से आप a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के अपोन में जो दे रखा है उसको 0 के बराबर लेके चलना। तो a के अपोन में x है, उसको 0 के बराबर लेके चलेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। और आप यहाँ x है तो यहाँ से x को भूल जाना, और इस x के अलावा सभी जगह आपको x की जगह क्या रखना है, 0। तो सभी जगह 0 लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 2a। यहाँ मत रख देना। देखो a की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, a के नीचे x है तो उसको 0 के बराबर लेंगे और सभी जगह x की जगह क्या रख दोगे आप, 0। यहाँ मत रख देना वरना तो क्या जाएगा, इनफाइनाइट। तो 0 लेंगे, ऊपर a स्क्वायर बचेगा, 0 लेंगे 2a बचेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन 2। b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, b के अपोन में क्या है, x प्लस 2a है तो उसको 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस का 2a आएगी आपके पास। तो आप b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इस वाले फैक्टर को तो रहने देना आप, और इसके अलावा सभी जगह x की जगह क्या रखना आप, माइनस का 2a। तो x का माइनस 2a रखेंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस का क्या होगा, 3a स्क्वायर। नीचे x की जगह माइनस का 2a लेंगे तो क्या बचेगा, 3a अपॉन 2। तो ये a और b की वैल्यू आ गई आपके पास, और आगे सॉल्व कर देंगे तो a की वैल्यू तो क्या है आपके पास, a अपॉन 2, और b की वैल्यू 3a अपॉन 2 अपॉन क्या है, x प्लस का 2a। और यहाँ से क्या आपके पास dx, और यहाँ से क्या आएगा, dy। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह आपको रफ कॉपी का काम है, आपको फिर कॉपी में नहीं करना है। आगे देखिए, अब आगे क्या करना, आपको समाकलन करना है। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं वही a अपॉन 2 है, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, log x। यहाँ क्या दे रखा आपके पास, 3 अपॉन 2 है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x। और सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं x के गुणा में जो होता है वो कहाँ पर आता है, भाग में। तो x का गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, तो डिवाइड में 1 ही आएगा, 2 का 2 रहेगा आपके पास। dy का समाकलन क्या होगा, y। देखो दो पद log के रूप में आ रहे हैं तो आपको कांस्टेंट भी क्या लेना है, log के पदों में लेना है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि यहाँ भी a अपॉन 2 है, यहाँ भी a अपॉन 2 है, तो आप जो कांस्टेंट लेंगे log c, उसके साथ आप क्या और लोगे, a अपॉन 2, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन और भी ज़्यादा इजी बन जाएगी। वैसे कोई पाबंदी नहीं है कि आप a अपॉन 2 log c कांस्टेंट लो, आप c भी ले सकते हो आप कांस्टेंट, वो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ से a अपॉन 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, log x प्लस का 3 log x प्लस का 2a। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का a अपॉन 2 log c, a अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, log c, और इक्वल क्या आएगा आपके पास, y। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, log x, ये 3 है वो कहाँ जाएगा आपके पास, पावर में जाएगा, क्यूब हो जाएगा आपके पास, माइनस का log c, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2y अपॉन a। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि जो प्लस होता है वो तो गुणा होते हैं, log m प्लस log n क्या होता है, log m डॉट n, तो ये तो मल्टीप्लाई होंगे आपके पास।
और जो माइनस वाला है वो कहाँ आएगा, भाग में। इक्वल क्या आपके पास 2y अपॉन a, यही होगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लोग इधर लेके आएंगे तो e की पावर बनेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास x प्लस 2a का होल क्यूब अपॉन c, उधर लेके जाएंगे e की पावर 2y अपॉन a, यहाँ सोल्व करेंगे x प्लस का 2a का होल क्यूब इक्वल क्या आएगा c e की पावर 2y अपॉन a। यह क्या है, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। यह दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। यह क्या दे रखा आपके पास है, पढ़ो आप। यदि dy अपॉन dx इक्वल ई की पावर x प्लस वाई तथा यह दिया हुआ है कि x इक्वल 1 के लिए y इक्वल 1, तो y का मान ज्ञात कीजिए। इफ dy अपॉन dx इक्वल ई की पावर x प्लस वाई एंड इट इज गिवन दैट फॉर x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1 देन फाइंड y व्हेन x इक्वल -1। तो बात समझ में आ गई होगी। दिया गया अवकल समीकरण क्या आपके पास से नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं, आप तो नो टेंशन रहो। dy अपॉन dx क्या दे रखा है, e की पावर x प्लस वाई, यह अवकल समीकरण दे रखा है। और x बराबर 1 पर y का मान भी दे रखा है, x बराबर 1 पर y का मान भी 1 दे रखा है। और हमें x बराबर -1 पर y का मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि x y के मान वगैरह ज्ञात करने हैं। तो पहले x y के रूप में समीकरण तो लेके आओ आप, एक्स वाई के रूप में इक्वेशन कब आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेथड पता है। यह क्या होगा, आगे वही चर फर्तक करोगे आप, हम चर फर्तक करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो dx ऊपर जाएगा, e की पावर y अपॉन में रहेगा, तो क्या आएगा e की पावर -y dy, और बराबर क्या आएगा e की पावर x और dx। ये आएगा आपके पास। दोनों पक्षों का क्या करोगे, समाकलन लिख देना आप, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ बेटे। यही होगा e की पावर x का e की पावर x। देखो दोनों पद e की पावर के पदों में आ रहे हैं, तो आप e की पावर भी कांस्टेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आके आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गिवन दैट क्या दे रखा है कि x इक्वल 1 पर क्या दे रखा आपके पास है, y इक्वल 1 दे रखा आपके पास है। तो आप एक काम कीजिए, x की जगह भी 1 रख दीजिए और y की जगह भी क्या रख दीजिए 1। तो यहाँ से क्या आएगा, e की पावर c की वैल्यू आपके पास है, देखो e की पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन e। इधर लेके आओगे तो माइनस का e होगा। तो आप सॉल्व करेंगे e की पावर c का मान, समीकरण 2 से, क्योंकि कोई भी कंडीशन आती है तो उसका अर्थ क्या है, उससे कांस्टेंट का मान निकाला जाता है समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखोगे आप e की पावर c का मान, तो -e की पावर -y, यहाँ से क्या आपके पास e की पावर x है, e की पावर c की वैल्यू क्या आपके पास -1 अपॉन e, और -e है आपके पास e की पावर c की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, x बराबर -1 पर किसका मान निकालना है, y का। तो x बराबर -1 रखने पर लिख दीजिए आप समीकरण 3 में, इक्वेशन आ गई x y के पदों में। अब हमें x बराबर -1 पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिख दीजिए समीकरण 3 में x बराबर -1 रखने पर क्या आएगा, x की जगह -1 रखेंगे, y की वैल्यू, ये कैंसिल होंगे, या 1-2 स्टेप और लिख देता हूं मैं। देखो आप सभी प्यारे विद्यार्थी, e की पावर -1 है तो 1 अपॉन e हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल होगा, फिर माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा e की पावर -y, और बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, e बचेगा e की पावर 1। दोनों पक्षों की कंपैरिजन करोगे आप तो y इक्वल -y इक्वल क्या आ जाएगा 1, या y इक्वल -1, ये अपना आंसर आ गया। तो सभी प्यारे विद्यार्थी आज 1.b के कंप्लीट एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करना
यदि किसी विद्यार्थी को दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके कैसे भी आप मेरे को बता देना। नेक्स्ट क्लास में आपको वो क्वेश्चन और एंड एग्जाम्पल बता दिए जाएंगे। और आप सभी प्यारे विद्यार्थी नियमित स्टडी प्रारंभ कर दो। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाए। ओके, धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का।